शुक्र सारी विवाद लीला। कदम्ब वेदी पर सुंदर आसन लगा है। उस पर गोलाकार पंक्ति में बैठी हुई श्री प्रिया प्यारे श्याम सुंदर के अधरामृत से सिक्त फलों का प्रसाद पा रही हैं। श्री प्रिया की दाहिनी ओर ललिता बैठी हुई हैं एवं बाईं ओर विशाखा। फिर ललिता की दाहिनी ओर क्रमशः गोलाकार चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या एवं सुदेवी बैठी हुई हैं। पंक्ति के दक्षिणी हिस्से में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, जिसकी राह से मंजरियाँ, जल एवं अन्य वस्तुएं बीच बीच में परोसने जाती हैं। अलंग मंजरी, पालिका मंजरी, धन्या मंजरी एवं श्यामला मंजरी पंक्ति की चारों दिशाओं में खड़ी हैं। चारों के हाथ में एक एक थाल है, जिसमें तस्तरियाँ सजी हुई हैं। उसी में से निकालकर वे बीच बीच में सखियों की थाली में डाल दिया करती हैं। श्री प्रिया ने प्रारंभ में तो एक प्याले से 4-5 घूंट रस एवं किंचित पनरस भी पी लिया, पर अब फल का टुकड़ा हाथ में लिए हुए मुस्कुरा रही हैं तथा कभी चंपकलता और कभी रंग देवी की ओर ताककर इशारे से कहती हैं, देख तू तो थाली लिए हुए बैठी है, मैं कितना खा चुकी। श्री प्रिया की आंखें तो सखी मंडली की पंक्ति में है, पर मन वहाँ है जहाँ प्यारे श्याम सुंदर विश्राम कर रहे हैं। इसीलिए दृष्टि बीच बीच में स्थिर सी हो जाती है। ललिता अब धीरे धीरे संतरे एवं अंगूर के कुछ खंडों को प्रिया के मुख में देने लगती हैं तथा श्री प्रिया खाती चली जा रही हैं। ललिता को जब यह संतोष हो जाता है कि मैं कुछ इसके पेट में डाल चुकी हूँ और यदि यह अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं खाएगी तो भी विशेष आपत्ति की बात नहीं रही है, तब अपने मुंह में फल के 1-2 खंड डालकर रानी से कहती है, देख हम सब बैठी हैं, तू कुछ खा ले। रानी का मन तो यहाँ था नहीं। हाँ, एक क्षण के 1000वें हिस्से में यहाँ आता था, फिर प्यारे श्याम सुंदर के सौंदर्य सागर में गोता लगाने लगता था। रानी ने ललिता की बात मानो सुनी ही नहीं। वे तो सोच रही थी कि मुझे यदि करोड़ आँखें होती, रोम रोम में एक एक आँख होती और कभी पलक नहीं गिरती तो कुछ कुछ प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का आनंद ले पाती। क्या करूं, किससे कहूं? अच्छा, एक काम करूं, प्रार्थना करूं कि हे विधाता। रानी की चिंतन धारा पलटी और सोचने लगी कि ओह कृष्ण कृष्ण, मैं क्या सोच रही हूँ। नहीं नहीं, कभी नहीं विधाता, मैं भूल गई। शपथ करके कहती हूँ कि मैं होश में नहीं थी, इसीलिए तुमसे प्रार्थना करने जा रही थी। अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। हाय हाय, फिर मेरे प्यारे श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा। मेरे प्यारे श्याम सुंदर को मेरा वह रूप देखकर कितना संताप होगा। मेरे हृदय धन मुझे हृदय से लगाकर मेरे कपोलों का चुंबन कर आनंद में डूबने लग जाते हैं। अभी मेरे केसों को संवारकर, बेड़ी गूंथकर, पैरों में पायजेब बांधकर वे कितने उत्फुल्ल हो रहे थे, पर मैं इतनी अधमा हूँ कि अपने सुख के लिए उनके आनंद को नष्ट करने की बात सोचने लगी। भला रोम रोम में आंखें हो जाने पर तो मैं विकृत हो जाऊँगी। मेरे प्यारे श्याम सुंदर को फिर हमसे क्या सुख मिलेगा। ना ना, कभी नहीं, बस 2 ही आँखें रखूँगी। हाँ हाँ, मुझे 2 ही आँखें चाहिए। रानी के आंतरिक भाव प्रवाह की किसी सखी को कल्पना भी नहीं है। ललिता मुस्कुराती हुई अपनी बावली सखी की ओर देखती हैं और रह रहकर कह उठती हैं, क्यों, कुछ खा ले, यूं ही चुपचाप बैठी रहेगी। रानी की ओर से कुछ भी जवाब नहीं मिलता, पर कभी कभी किसी फल से 2-3 चावल भर तोड़कर वे धीरे से मुख में रख लिया करती हैं। अब ललिता चित्रा को धीरे से कहती हैं, कल की तरह तू ही कोई उपाय कर। ललिता की बात सुनकर चित्रा मुस्कुराती हुई उठ पड़ती हैं तथा जल्दी से हाथ धोकर, मुँह धोकर, रुमाल से हाथ पोंछकर रानी की पीठ के पास आकर बैठ जाती हैं तथा धीरे से उनके कान के पास मुड़ जाकर कहती हैं, बहन, परसों की व्यवस्था आज ही करनी पड़ेगी, और सो भी प्यारे श्याम सुंदर सोकर उठ नहीं जाते उसके पहले पहले, इसीलिए तो जल्दी से कुछ खा लें। चित्रा के ये शब्द कान में प्रवेश करते ही रानी का मन दूसरे भाव प्रवाह में बहने लग जाता है। कल प्रिया एवं सखियों ने प्यारे श्याम सुंदर के साथ एक लीला करने की बात स्थिर की थी। यह स्थिर हुआ था कि चित्रा तो रानी का स्वांग धारण करेंगी एवं रानी चित्रा का। रानी बनी हुई चित्रा श्याम सुंदर से मान करेंगी। श्याम सुंदर का वेशभूषा का कपट पहचान पाते हैं या नहीं, यह बात रानी निकुंज के चित्र से देखेंगी। यदि पहचान लिया तो कोई बात ही नहीं, पर नहीं पहचान पाए तो देखें रानी को मनाने की कैसी चेष्टा श्याम सुंदर करते हैं तथा चित्रा कहाँ तक अपना स्वांग निभा पाती हैं।
रानी जब जब मान करती हैं तो उनका मान विशेष देर तक नहीं टिकता, अतः चित्रा का मान देखकर मान करना मैं भी सीखूंगी। इस विचार से भी रानी ने इस लीला के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। चित्रा के शब्द कान में जाते ही रानी की चित्तधारा इस आयोजन की ओर मुड़ पड़ती है। रानी जल्दी से फल का एक खंड मुंह में रखकर उठ पड़ती हैं। सखियां भी उठ पड़ती हैं। झारी से हाथ स्वयं धोने के लिए बाएं हाथ से रूपमंजरी के हाथ की झारी रानी स्वयं पकड़ लेती हैं। रानी की यह शीघ्रता देखकर ललिता आदि मुस्कुराने लगती हैं। रूपमंजरी मुस्कुराती हुई हाथ पर पानी देने लग जाती है। रानी चटपट हाथ धोकर ललिता आदि के हाथ धुलाने चलती हैं, पर ललिता आदि सखियों ने हाथ धो लिए थे। रानी की यह प्रेम भरी चेष्टा देखकर एक बार अतिशय ललक से ललिता रानी को हृदय से लगा लेती हैं। फिर रुमाल से हाथ मुंह पोंछकर जिस कमरे में श्याम सुंदर थे वहीं के लिए पुनः चल पड़ती हैं। वहां पहुंचकर सखियां देखती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर गाढ़ निद्रा में हैं। रानी कुछ दूर से ही प्रीतम के मुखारबिंद की ओर देखने लगती है, पर इस आशंका से कि कहीं प्यारे की नींद न टूट जाए, दबे पांव पीछे हटकर पलंग से 7-8 हाथ पश्चिम उत्तर की ओर स्थित अत्यंत सुंदर सजे हुए पाटे पर जाकर बैठ जाती हैं। पाटा 4 गज चौड़ा, 4 गज लंबा और 1.5 हाथ ऊंचा है। बीच में तो मखमली नीली गति है, पर पाटे के चारों ओर बड़ी सुंदर ढंग से कमल के फूल पिरोए हुए हैं। रानी मसनद के सहारे प्यारे श्याम सुंदर की ओर मुख करके बैठ जाती हैं। सखियां भी उसी पाटे पर बैठ जाती हैं। एक मंजरी श्याम सुंदर के पलंग के पास की पीकदानी उठा लाती है। रानी अतिशय प्यार से स्वयं पीकदानी ले लेती हैं। उस पाटे पर पनबट्टा रखा हुआ है, उसमें से पान के बीड़े निकालती हैं। 8 बीड़ों को खोलकर उनमें प्रीतम श्याम सुंदर के अधरामृत से सने हुए पीक के 2-2 बूंद डालती हैं। फिर बीड़े को सजाकर अतिशय प्यार से बारी बारी से सभी सखियों के मुंह में अपने हाथ से दे देती हैं। इसी बीच में चित्रा ठीक 2 बीड़े उसी प्रकार अधरामृत पीक मिलाकर तैयार कर लेती हैं तथा रानी के मुख में रख देती हैं। रानी पनबट्टे से एक-एक पान और निकालकर पुनः सखियों के मुंह में दे देती हैं। फिर उस पनबट्टे को चंपकलता के हाथ में देकर हाथ धोती हैं तथा एक मंजरी से दूसरा पनबट्टा लेकर उसके ऊपर पान रखकर प्यारे श्याम सुंदर के लिए बीड़े तैयार करने लगती हैं। दृष्टि क्षण क्षण में प्यारे के मुखारबिंद की ओर जाती है। अब सखियों में अतिशय प्रेम भरी चर्चा चलने लगती है। श्याम सुंदर को नींद बिल्कुल नहीं आई है, पर इस प्रेम भरी चर्चा को सुनने के लिए नींद का बहाना किए हुए पड़े हैं। सखियों में धीरे धीरे जो बात हो रही है उसी की ओर श्याम सुंदर कान लगाए हुए हैं, पर किसी को यह कल्पना भी नहीं है कि ये जगे हुए हैं। इंदुलेखा दोनों मंजरियों को, जो प्यारे श्याम सुंदर के पलंग के दोनों ओर खड़ी हैं, इशारे से पूछती हैं। मंजरियां इशारा कर देती हैं कि गाढ़ी निद्रा में सो रहे हैं। रानी एवं सखियां अब निसंकोच बातें शुरू करती हैं, अवश्य ही धीमी धीमी आवाज़ से। कुछ देर उस प्रेम में आयोजन की सलाह होती है। अब रानी कहती है, चित्रे तू सुन रही है ना? चित्रा कहती है, हाँ सुन रही हूँ। ललिता, जब वे पहुँच जाएं तब तुम निकुंज को बंद कर लेना, समझी? चित्रा, बहुत ठीक। ललिता, उस समय मैं राधा के साथ मदन कुंज में रहूँगी। तुम श्याम सुंदर को बंद करके मेरे पास चंपकलता को सूचना के लिए भेज देना। चंपकलता, ललिते, पर सुबल का क्या करेगी? विशाखा, मैं उसे मधुमंगल के द्वारा जाल में कल ही फांस लूँगी। कल ही मैं मधुमंगल को सुंदर सुंदर केले खिलाकर परसों शरीफा खाने का निमंत्रण दे दूँगी। यद्यपि सुबल का लालच में आना है कठिन, पर एक बार यह उपाय कर तो लूँ, न होगा तो उसे और किसी उपाय से अपने निकुंज में रोके रहूँगी। इसी समय श्याम सुंदर करवट लेते हैं। मंजरी कुछ इशारा करती है। राधा रानी एवं ललिता की तीक्ष्ण दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर पर पड़ती है। उनकी कपट निद्रा की पोल खुल जाती है। रानी धीरे से ललिता के कान में कहती हैं, सब गुड़ मिट्टी हो गया। ललिता, कोई बात नहीं, फिर दूसरा उपाय सोच लूँगी। पर कपटी शिरोमणि ने तो हद कर दी, अभी अभी कैसे खर्राटे भर रहे थे। रानी वहाँ से उठकर श्याम सुंदर की पुष्पशैया के पास आकर खड़ी हो जाती है। श्याम सुंदर ने चादर से अपना मुख ढक लिया था, फिर भी चादर के अंदर से मुखारविंद दिख पड़ रहा था। मुद्रित नयन की छवि झीनी चादर को चीरती हुई रानी के हृदय को बिंध सी रही है। अलकावली के 2 गुच्छे प्यारे श्याम सुंदर के कपोलों पर बिखरे हुए। रानी अपने पद्म सदृश हाथों से अलकावली के गुच्छों को यथा स्थान रख देने के लिए चादर हटाती है।
श्याम सुंदर हंसी रोकना चाहते हैं, पर होठों पर उस अंतर हृदय की हंसी की कुछ झलक आ ही जाती है। रानी हंस पड़ती हैं। श्याम सुंदर मानो अभी अभी घोर निद्रा से जागे हों, ऐसी मुद्रा में अपनी आंखें खोलकर निहारने लग जाते हैं। रानी एवं सखियाँ जोर से खिलखिलाकर हंसने लग जाती हैं। रानी झुककर प्यारे श्याम सुंदर के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती हैं तथा ललक भरी दृष्टि से प्यारे के मुखारविंद को कुछ क्षण तक देखती रहती हैं। फिर कहती हैं, बड़ी अच्छी नींद में तुम सो रहे थे, जग कैसे गए? कहते कहते रानी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। प्यारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर रानी की वनमाला झूल रही है। प्रेमावेश के कारण अंचल खिसक कर पीठ पर आ गया है। अपनी प्रिया की यह दशा देखकर श्याम सुंदर के शरीर में प्रेम के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद पर छोटे छोटे प्रस्वेद कण मोती की तरह झलमल करने लगते हैं। रानी अतिशय प्यार से अपने अंचल से पसीना पोंछ देती हैं तथा धीरे धीरे श्याम सुंदर को उठाकर पलंग पर बैठा देती हैं। रानी भी पलंग पर बैठ जाती हैं तथा हंसकर कहती हैं, अच्छा यह बताओ तुमने हम लोगों की कौन कौन सी बातें सुनी हैं? श्याम सुंदर कुछ आश्चर्य की मुद्रा में कहते हैं, कैसी बातें? ललिता हंसकर कहती है, चालाकी रहने दो, तुमने झूठे ही नींद का बहाना बनाया था। अच्छी बात है, सावधान रहना, सूद के सहित बदला लूँगी। श्याम सुंदर हंस पड़ते हैं तथा कहते हैं, अच्छी बात है। इसी समय वृंदा बहुत सी मंजरियों को आगे किए हुए निकुंज में प्रवेश करती हैं। रानी जब प्यारे श्याम सुंदर का प्रसाद लेने कदम्ब वेदी पर गई थी तो पीछे पीछे वृंदा भी गई थी। वहाँ रानी एवं सखियों के प्रसाद ले लेने पर उन्होंने मंजरियों एवं दासियों को अतिशय प्रेम से प्रसाद खिलाया। फिर सबसे अंतिम में किंचित प्रसाद लेकर सब काम समाप्त करके वहाँ आ पहुँची हैं। वृंदा के आते ही निकुंज में बहुत पहले जो वे पिंजरा रख गई थी उसमें के तोता एवं मैना दोनों एक साथ ही बोल उठते हैं, देवी आज्ञा हो तो एक बार बाहर जाकर पक्षियों को शांत बैठने के लिए कह दूँ, वे बहुत कोलाहल कर रहे हैं। तोता एवं मैना की बात सुनकर वृंदा कहती है, तू बैठ, मैं स्वयं जा रही हूँ। वृंदा पूर्व की तरफ से निकुंज में चली जाती हैं। जाकर बाहर की ओर छिद्र में से देखती हैं। सखियाँ एवं रानी तथा श्याम सुंदर आश्चर्य में भरे कभी वृंदा की ओर देखते हैं तो कभी तोता एवं मैना की ओर। वृंदा निकुंज में जाकर चुपचाप खड़ी हैं। कुछ क्षण खड़ी रहकर मुस्कुराने लगती हैं तथा फिर दबे पांव शीघ्रता से जहाँ श्याम सुंदर आदि हैं आकर खड़ी हो जाती हैं। पहले तो जोर से हंस पड़ती हैं, फिर हंसी संभाल कर कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर एक तमाशा देखोगे? श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य देखूंगा, दिखाओ। वृंदा, अच्छा देखो, बिल्कुल दबे पाँव मेरे पीछे पीछे सभी चले चलो, सावधान, तनिक भी शब्द न हो, नहीं तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। वृंदा की बात सुनकर सखियाँ रानी एवं श्याम सुंदर सभी आश्चर्य में भरे हुए वृंदा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। चलकर पूर्वी निकुंज में जा पहुँचते हैं। निकुंज में अतिशय कोमल हरी हरी पत्तियों का बेंच के आकार का एक आसन है। उसी पर वृंदा देवी प्रिया प्रीतम को उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाने का इशारा करती हैं। प्रिया प्रीतम उसी प्रकार आसन पर बैठ जाते हैं। कुछ सखियाँ आसन को पकड़े खड़ी रहती हैं, कुछ बैठ जाती हैं। निकुंज सखियों एवं दासियों से ठसाठस भर जाता है, पर पूर्ण नीरवता छाई हुई है। वृंदा फिर कुछ बहुत धीरे से कहती हैं, सभी उस वृक्ष की ओर देखो। लताओं के छिद्र में से एक वृक्ष की ओर वृंदा उंगली से इशारा करती हैं। सभी उस तरफ देखने लग जाते हैं। निकुंज से 8 हाथ उत्तर हटकर बड़ा ही सुंदर वृक्ष है। वृक्ष झाऊ वृक्ष के समान है, पर झाऊ की अपेक्षा अत्यधिक हरा भरा है। पत्तियां तो झाऊ वृक्ष की सी हैं, पर इतनी अधिक हरी भरी और इतनी घनी है कि बस कुछ कहते नहीं बनता। मोटी मोटी डाल है, पर डाल में कहीं भी रूखापन नहीं है। डाल का रंग भी बड़ा सुंदर है। हल्के पीले रंग के कपड़े पर हरे रंग का छींटा हो वह कपड़ा जैसा दिखता है, वैसा सा रंग डाल का है। उस डाल पर एवं वृक्ष की टहनियों पर समूह के समूह पक्षी बैठे हैं। रंग बिरंग के पक्षी हैं। कभी कभी तो बहुत से एक साथ बोल उठते हैं, ठीक ठीक, तथा कभी बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। अधिकांश पक्षी इस मुद्रा में बैठे हैं मानो किसी पंचायत में पंच बनाए गए हों और गंभीर विचार में लगे हों। वृक्ष की एक मोटी डाल पर जो पश्चिमी ओर फैली है, एक तोता पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठा है तथा एक सारी पश्चिम की ओर मुख किए हुए बैठी है। वृंदा देवी धीरे से सबसे कहती हैं, देखो इन दो पक्षियों में झगड़ा हो रहा है।
अन्य अन्य पक्षी इन दोनों की बात बैठे बैठे सुन रहे हैं। इनका झगड़ा कैसा विचित्र है, यही दिखाने के लिए तुम लोगों को यहाँ ले आई। वृंदा की बात सुनकर सबकी दृष्टि उस तोते एवं मैना पर जा टिकती है। सभी अतिशय उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि देखिए क्या झगड़ा है। इसी समय सारी बोल उठती है, अच्छी बात है, पर आज से मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगी। तोता कहता है, बोलना या ना बोलना तो तुम्हारी मर्जी पर है, किंतु तुम ही बताओ कि मैं तेरे लिए झूठ कैसे कह दूँ। सारी, नहीं नहीं, तुम झूठ मत बोलो, सत्य धर्म का पालन करो, पर अब मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तोता, देख सारी, इस तरह नाराज होने में क्या लाभ है, सत्य का निर्णय तो हुआ नहीं। सारी, भाई मैं तो कई बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं सत्य नहीं जानती, फिर बार बार तंग करने से क्या लाभ है। तोता, नहीं जी, मैं भी तुम्हें तंग करना थोड़े चाहता हूँ। हाँ, तेरे मुख से बार बार श्याम सुंदर बड़े निष्ठुर है सुनकर बात करने लग गया। मैं जानता होता कि तू खींच जाएगी तो इस प्रसंग को छोड़ ही देता। सारी, अच्छा, अब भूल हो गई, क्षमा करो। एक बार नहीं 1000 बार कह दे रही हूँ, श्याम सुंदर बड़े रसिक हैं, बड़े करुण हैं, बस अब मुझसे मत बोलना। यह कहकर सारी पूर्व की ओर मुख फिराकर बैठ जाती है। तोता कुछ देर चुपचाप बैठे रखकर उड़कर सारी के पास चला जाता है तथा कहता है, सारी तू गंभीरता से विचार कर, सच तेरी शपथ, मेरा कोई आग्रह थोड़े है कि मैं तेरी बात मानूंगा ही नहीं। हाँ, वह बात मेरी समझ में नहीं आती कि तू मेरे प्यारे श्याम सुंदर को निठुर क्यों समझने लग गई है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि एक बार कुछ क्षण के लिए भी तू दृष्टि स्थिर करके उनके नैनों की ओर देखती तो फिर कभी इस तरह नहीं कहती। सारी कुछ नहीं बोलती, पर प्रिया, प्रीतम एवं सखियाँ सबके मुख पर हंसी छा जाती है। वृंदा फिर सावधान करती हैं कि किंचित भी शब्द नहीं होने पाए, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। सारी फिर बोलती है, भाई कह चुकी, बार बार कह चुकी, मेरी भूल थी, तुम ठीक कहते हो, अब व्यर्थ में बातें क्यों बढ़ा रहे हो। तोता कुछ गंभीर सा बनकर आंखें बंद कर लेता है तथा कुछ क्षण बाद अपने आप बोलने लगता है, प्राण प्यारे श्याम सुंदर, प्राण प्यारे श्याम सुंदर, प्राण प्यारे श्याम सुंदर। तोते की यह मधुर कंठध्वनि सारी के मन में प्रेम का संचार करने लगती है। सारी श्याम सुंदर के नाम के माधुर्य में खींच ली जाती है। तोते के प्रति रोज को भूल जाती है और तोते की ओर देखने लग जाती है। तोता फिर कहता है, सच सारी, तू मेरे हृदय को देख ले, मैं कृत्रिम नहीं कहता। मेरे हृदय में यह बात कभी भी नहीं आई कि श्याम सुंदर निठुर हैं, बल्कि कभी कभी यही दिखता है कि तुम्हारी रानी ही कुछ निठुर बन बैठती हैं। देख, उस दिन की बात है, तुम्हारी रानी रूठी हुई थी। चंद्रमा की शुभ्र ज्योत्सना से यमुना पुलिन का अड़ू अड़ू उज्ज्वल हो रहा था। एक जामुन के वृक्ष के नीचे हाथ पर कपोल टेके आंखें मूंदी रखकर तुम्हारी रानी बैठी थी। अद्भुत शोभा थी। सारी, देख, सच कहता हूँ, तुम्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं, रानी का सौंदर्य तो हमें कई बार भ्रम में डाल चुका है। आहा, क्या बताऊँ, जब मैं हाथ की ओर देखता था तो प्रतीत होता था अनंत नव विकसित कमलों की शोभा इसके सामने फीकी है। मुखारविंद की ओर देखता था तो यह अनुभव करता कि अनंत चंद्रमंडल की शोभा रानी की मुख की शोभा के एक कण के बराबर भी नहीं। कवि की भाषा में यह शक्ति नहीं कि उस शोभा का वर्णन कर सके। हाँ, कुछ नीचे उतर कर कहूँ तो सचमुच उस दिन मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि रानी हाथ पर कपोल टेके हुए क्या बैठी हैं, मानो पूर्ण चंद्र कमल के आसन पर सो रहा है। और भौहों की शोभा तो निराली ही थी। रोज के कारण कुछ ऊपर की ओर उठ गई थी, कुछ विशेष रूप से टेढ़ी हो गई थी। सचमुच उस मुख की एवं भौहों की शोभा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रानी के मुख को मकरंद से भरा हुआ कमल समझकर भौरों के समूह आए हों और मुख कमल का मकरंद पान करने की प्रतीक्षा में मंडरा रहे हों। वह शोभा देखकर मेरा रोम रोम आनंद से भर गया। सारी, मैं तो दंग रह गया, आंखें हटती नहीं थी। उसी समय ललिता प्यारे श्याम सुंदर की बाँह पकड़े हुए वहाँ आई। मेरे प्यारे श्याम सुंदर चरणों के पास बैठ गए। सारी, बहुत कहकर क्या होगा, मेरे प्यारे श्याम सुंदर ने हृदय के समस्त प्यार से प्रार्थना की, पर तुम्हारी रानी ने आंखें तक नहीं खोली। मेरे प्यारे श्याम सुंदर का मुख उदास हो गया, पर रानी टस से मस नहीं हुई। मेरे प्यारे श्याम सुंदर कुछ दूर जाकर बैठ गए। सारी, सचमुच तू भी तो वहाँ थी ही, दोनों में कौन अधिक निष्ठुर है तुम्हें दिखा।
मैं यह तुम्हारे मुख से ही सुनना चाहता हूँ। तोते के मुख से रानी के मुख का वर्णन सुनकर सारी प्रसन्न हो गई थी तथा कुछ और सोचकर बड़ी प्रसन्नता की मुद्रा में बोलती है, तोता, तुम्हें भीतरी बात का बिल्कुल पता नहीं है। ऊपर की बात देखकर ही तुमने रानी को निष्ठुर मान लिया है। देख, मैं उस दिन के उस गंभीर मान का रहस्य रानी की प्यारी सारी से सब कुछ पूछ चुकी हूँ, पर तुझे बता नहीं सकूँगी। तुम उसे समझ भी नहीं सकोगी। उसे समझने के लिए रमणी सुलभ हृदय चाहिए। तेरा हृदय पुरुष का है। रानी के प्रेम में हृदय की रूपरेखा तुम्हारी कल्पना में आ ही नहीं सकती। और सारी ये कहकर रुक जाती है। तोता शीघ्रता से बोल उठता है, हाँ हाँ, पूरी बात जो जो कहना चाहती है सब कह। सारी कुछ क्षण चुप रहकर कहती है, मैं यही कहने जा रही थी कि तुम जिस घटना से मेरी रानी को निष्ठुर समझ रहे हो वह तो तुम्हारी नासमझी के कारण है। हाँ, यदि मैं तुम्हें अपने मन का घाव खोल कर दिखला दूँ तो तेरी बोली बंद हो जाएगी, कुछ भी जवाब नहीं दे सकोगे। बिना किसी संशय के समझ जाओगे कि ये श्याम सुंदर कितने निष्ठुर हैं। तोता कुछ गंभीरता की मुद्रा में कहता, अच्छा सुना सही, तूने ऐसी कौन सी निष्ठुरता मेरे प्यारे श्याम सुंदर में देखी है? सारी गंभीर होकर करुणा की मुद्रा में कहती है, तोता, सचमुच कल से मेरे प्राण छटपट कर रहे हैं। कल दोपहर की बात है, सूर्य मंदिर में मेरी रानी बैठी थी, बिल्कुल अकेली थी। ललिता आदि सभी उपवन में गई हुई थी। मैं एक लता की टहनी पर बैठी हुई एकटक रानी की ओर देख रही थी। रानी के हाथ में एक माला थी, पर यूं ही अंगुलियों पर पड़ी थी। आंखें बंद थीं, पर अविराम अश्रुधारा बहती हुई कपोलों को भिगो रही थी। बीच बीच में रानी बोल उठती थी कि मेरे जीवन सर्वस्व, सभी अवस्थाओं में मैं तुम्हारी हूँ। तोता, रानी की यह प्रेमावस्था देख देखकर मैं गदगद हो रही थी, पर आगे जो देखा उसे देखकर तो दंग रह गई। देखती हूँ कि रानी हठात उठ खड़ी हुई, बड़बड़ करती हुई मंदिर में इधर उधर घूमने लग गई। पहले तो आवाज़ अस्पष्ट थी, पर पीछे कुछ जोर से बोलने के कारण मुझे ठीक ठीक सुनने लग गया। रानी बोल रही थी, ओठ जीवबंध वारो, हासी सुधा कंद वारो, कोटि कोटि चंद वारो, राधे मुख चंद पे। रानी के मुख से बार बार इसकी आवृत्ति हो रही थी। मैं चकित होकर सोचने लग गई कि अजब बात है, अपने मुख से आज मेरी रानी अपनी शोभा वर्णन कर रही है। पर तुरंत समझ गई कि रानी प्यारे श्याम सुंदर के भाव से आविष्ट होकर अपने आप को ही श्याम सुंदर मान रही है। फिर देखती हूँ कि रानी हाथों को ठोड़ी पर रखकर कह रही है, ओह, ब्रज का प्रत्येक कुंज छान डाला, घर का कोना कोना देख लिया, पर प्रिया नहीं मिली। ओह, मुझे छोड़कर चली गई। पर कहाँ गई? हाय हाय, उसने प्राण तो नहीं दे दिए? वह यमुना में तो नहीं कूद पड़ी? बस बस, अब चलो मैं भी यमुना में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दूं। पर कहीं वह जीवित हो तो फिर तो मेरे बिना उसके प्राण निकल जाएंगे। ना, नहीं नहीं, उसने प्राण नहीं दिए हैं, कहीं छिप गई है। बरसाने तो नहीं चली गई? बस बस, वहीं गई है, बिल्कुल यही बात है। पर मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? हाय मेरे प्राणों की रानी, तू मुझे छोड़कर चली गई है, मुझसे रूठ गई है। हाँ हाँ, तुमने उचित ही किया है, मैं इसी के योग्य हूँ। पर प्रिय, मेरा हृदय फट रहा है, एक क्षण भी तुम्हारे बिना जीवन नहीं रहेगा। मेरी हृदयेश्वरी, ना, इतना कड़ा दंड मैं नहीं सह सकूँगा, मुझे क्षमा करो। ओह, क्या करूँ, किससे कहूँ? हाय, कोई मेरी प्रिया के पास मेरी बात पहुँचा दो। अच्छा, एक पत्र लिख देता हूँ, इसे ही मेरी प्रिया को दे देना। पत्रोत्तर आने तक प्राणों को किसी प्रकार रोके रहूँगा। तोता, यह कहकर रानी बैठ गई। पास में कमल के पत्ते पर फूल रखे हुए थे। रानी ने फूलों को बिखेर दिया, पत्ते के 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा ले लिया तथा उस पर नख से यह लिखने लगी, क्षम्यताम परम कदापि तवे दृशम न करोमि, देहि सुंदरी दर्शनम मम मनमथेन दुनोमि। इसे लिखकर रानी समाधिस्थ हो गई। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उस पत्ते की ओर देखने लगी तथा आनंद में भरकर बोली, प्राणनाथ ने पत्र भेजा है। अच्छा, पढ़ूं क्या लिखा है? पत्र पढ़कर हृदय से लगाया और पुनः बड़बड़ करने लगी, मेरे जीवन धन, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया है। हाय, किसने तुमसे झूठी बात कह दी है? मैं कहाँ रूठी हूँ? पता नहीं तुमने कहाँ से यह पत्र लिखा है। हाय, न जाने तुम्हारी क्या दशा हो रही होगी। ललिते, विशाखे, रूप, अरे विमले,
तुम सब कहाँ चली गई? अरे दौड़ो, प्यारे श्याम सुंदर को ढूंढ लाओ। व्याकुलता की अवस्था में उन्होंने पत्र लिखा है। आह मेरे प्राणनाथ, तुम्हें मेरे बिना। राधिका कान्ह को ध्यान करे, तब कान्ह व राधिका के गुण गावें। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधे को ध्यावें। राधे व जाए गरीब में देव, सुप्रेम की पाती ल छाती लगावें। आपू ने आपू ही में उलझें, सुलझे उलझें समझें समझावें। यह कहती हुई पत्र को पुनः छाती से लगाकर समाधिस्थ हो गई। तोता, मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई, पर तुरंत ही श्याम सुंदर को खबर देने दौड़ी। कुछ ही दूर पर श्याम सुंदर मिल गए, पर जो देखा उसे देखकर सिर से पैर तक जल उठी। देखती हूँ एक वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे हैं। सामने एक अत्यंत सुंदर रमणी बैठी है। श्याम सुंदर उसी रमणी के कपोलों पर चंदन से चित्र बना रहे। तोता, मैं तो देखकर सह नहीं सकी। सोचने लगी कि अभी अभी इनके विरह में रानी की वैसी दशा देखकर आई हूँ और यहाँ इन्हें इस रूप में देख रही हूँ। यह सोचते सोचते मैं मूर्छित हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया हुआ। होश आने पर श्याम सुंदर नहीं दिख पड़े। उड़कर पुनः सूर्य मंदिर में आई। वहाँ देखती हूँ कि चहल पहल मच रही है। मेरी रानी के साथ श्याम सुंदर असीम प्यार प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी समय से मैं बावली की तरह रट रही हूँ कि श्याम सुंदर बड़े निठुर हैं, बड़े कपटी हैं। सारी यह कहते कहते जोश में आ जाती है तथा बड़े जोर से कह उठती है, तोता, चाहे मान या मत मान, पर श्याम सुंदर सचमुच बड़े निठुर हैं, बड़े कपटी हैं, बड़े लंपट हैं। यह 1000 बार लाख बार कह रही हूँ। सारी की बात सुनकर निकुंज में बैठे हुए श्याम सुंदर, राधा रानी एवं सखियाँ सभी जोर से एक साथ ही हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी सुनते ही वृक्ष के सभी पक्षी चकित होकर उधर ही देखने लगते हैं। श्याम सुंदर धक्का देकर निकुंज के उत्तरी दरवाजे को खोल देते हैं तथा प्रिया के कंधे पर हाथ रखे हुए बाहर निकल पड़ते हैं। सखियाँ एवं वृंदा भी पीछे पीछे बाहर निकल आती हैं। श्याम सुंदर वृंदा को उस तोता एवं सारी को बुलाने का इशारा करते हैं। वृंदा तोता एवं सारी को बुलाती है। दोनों आ जाते हैं। ललिता हंसती हुई कहती है, सारी तू ठीक कह रही है, ये बड़े ही लंपट हैं। सारी शर्मा जाती है। श्याम सुंदर कहते हैं, सारी आ, मैं झगड़े का फैसला कर देता हूँ। श्याम सुंदर सारी को उठाकर अपने हाथ पर रख लेते हैं तथा रानी के हाथ पर तोते को रख देते हैं। ऐसा करके वृंदा से कहते हैं, वृंदे, तोते से पूछ तोता क्या देख रहा है। वृंदा कहती है, तोता, अब तू क्या देख रहा है। तोता अतिशय उल्लास के साथ मधुर कंठ से कह उठता है, आ, रानी के रोम रोम में, अड़ू अड़ू में मैं प्यारे श्याम सुंदर को देख रहा हूँ। वृंदा आनंद से भरकर सारी से पूछती है, सारी तू क्या देख रही है। सारी गदगद कंठ से कहती है, जय हो प्यारे श्याम सुंदर के रोम रोम में, अड़ू अड़ू में मेरी राधा रानी, जय हो जय हो। सारी की कंठ ध्वनि में ध्वनि मिलाकर सभी पक्षी बोल उठते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो। श्याम सुंदर मेवा मंगवाकर अपने हाथ से तोता एवं सारी को खिलाते हैं। मेवा खाकर प्रिया प्रीतम के चरणों में सिर नवाकर तोता एवं सारी दोनों पुनः वृक्ष पर जा बैठते हैं। श्याम सुंदर एवं रानी मेवा बिखेर देते हैं। पक्षियों का समूह उस पर टूट पड़ता है। बीच में जय हो की ध्वनि करते हुए भी पक्षी मेवा चुगने लगते हैं तथा प्रिया प्रीतम 10 कदम उत्तर की ओर बढ़कर एक पनस वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो जाते हैं। जय जय श्री राधे।